हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट की एक और नई वीडियो में, जिसका कोड है AAS101। या फिर अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके लिए कोड हो जाएगा 201। जैसा कि आप जानते हैं, अप्लाइड फिजिक्स में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। और यह यूनिट ईसीई वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या फिर सीएससी ब्रांच वाले बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट या सीएस ब्रांच के जो स्टूडेंट है, उनका अप्लाइड फिजिक्स का सेकंड यूनिट है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनर्जी बैंड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते, यहां पर शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर को भी आप सेव कर लीजिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एनर्जी बैंड टॉपिक। अब एनर्जी बैंड को समझने से पहले आपको रिकॉल करना होगा जो आपने फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा है, वोहर मॉडल। अब वोहर मॉडल क्या होता है? वोहर मॉडल आप लोगों के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ही बताता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज लेवल होते हैं, उसी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो वो आपका वोहर मॉडल एक्सप्लेन करता है। वोहर मॉडल बेसिकली आपका 1913 में दिया था नील्स वोहर ने, ठीक है, जिसने क्या डिस्क्राइब किया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था वोहर मॉडल ने। और ये ज्यादा थ्योरी यहां पर जो मेंशन है वो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम काम की बात पर आते हैं, क्योंकि हमें यहां पर अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को देखनी है। लेकिन वोहर मॉडल बताना आप लोगों को इसलिए जरूरी है, इसके बिना आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, यानी कि बेस बनाना जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू वोहर मॉडल यहां से कुछ टर्म्स निकल कर आती हैं। एनर्जी लेवल, जिसको वोहर मॉडल में बोला जाता है सेल्स। आपने देखा होगा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है या एन सेल है। इन सेल्स में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। और वोहर मॉडल में आपका जो सेंटर होता है उसको आप न्यूक्लियस बोल देते हैं, जिससे ये सारे सेल्स क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं, बॉन्ड रहते हैं, है ना। देन क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम भी यहां पर होता है अकॉर्डिंग टू द वोहर मॉडल। मतलब जैसे जैसे ये आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ए से एल पर जा रहे हैं, एम पर जा रहे हैं, एन पर जा रहे हैं, तो ये आपका क्वांटाइजेशन हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, मतलब जो भी इस पर रेडिएशन डाल रही हैं, जो भी इसको बाहर से एनर्जी दे रही हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एमिट कर रहा है। जैसे आप सुबह को नाश्ता करते हैं, फिर अगर आप काम पर जा रहे हैं या फिर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लंच भी लेकर जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? जब आप वर्क कर रहे हैं तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, और उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप फिर से क्या करते हैं? लंच करते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब उसको बाहर से एनर्जी मिली तो हो सकता है वो के जो सेल था उससे एल सेल में मूव कर गया हो, एम सेल में मूव कर गया हो या एन सेल में मूव कर गया हो। लेकिन जब वो अपर सेल में मूव किया है तो वो कुछ समय बाद उसी एनर्जी को क्या करेगा? खत्म करेगा, उसी एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर वो जब एन से एम में आएगा, एम से एल में आएगा, एल से के में आएगा, तो उसको वो क्या करेगा? एमिट कर देगा। तो यानी कि यहां पर वोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन को भी बताया गया। और एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें यहां से उठाना है, वो है आपका क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ये इंपॉर्टेंट है वोहर मॉडल का जो अजम्पशंस है या फिर हम बोले जो कंक्लूजन निकल कर आता है। और इसी को पकड़कर हमें अपना आज एनर्जी बैंड्स को समझना है, ठीक है। देखिए ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? आप यहां पर देख रहे हैं बैंड्स, यानी कि सेल, जैसे के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया जो के सेल है उसके पास है एनर्जी -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वहीं पर जैसे ही हम एल सेल में जाते हैं, हमने माना कि एल सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है -7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो है -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एन सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज उसके पास जो एनर्जी है वो है -0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, जिसको आप
क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक सेल की अपनी एक एनर्जी लेवल फिक्स है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, के एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर उस के इलेक्ट्रॉन को एल सेल पर पहुंचना है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को एल सेल के इलेक्ट्रॉन पर पहुंचना है, सॉरी एल सेल में पहुंचना है, तो उसके पास -7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। यही आपका क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाता है। तो दैट मीन्स कहने का यह हुआ कि बोहर मॉडल जो है वो आपका आइसोलेटेड एटम के बिहेवियर को या उसके एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करता है, जहां पर आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं। समझ गए? वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड की, तो जब आप बोहर मॉडल को क्रिस्टल के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं तो आप क्रिस्टल में एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आइसोलेटेड एटम का मतलब है एक एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को यहां पर बताया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा किसी क्रिस्टल की, तो उस क्रिस्टल में थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, उस क्रिस्टल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो थाउजेंड ऑफ एटम्स जो हैं वो आपस में रिपल भी कर सकते हैं, आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपस में शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में उसके पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल नहीं होंगे। तो दैट मीन्स बोहर मॉडल की हेल्प से आप क्रिस्टल के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है या एनर्जी जो लेवल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि बोहर मॉडल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है क्रिस्टल के अंदर एनर्जी लेवल्स को, तो आप सीधा सीधा वहां पर बताएंगे क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर थाउजेंड्स से भी ज्यादा आपके एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो एटम्स की प्रेजेंस होने की वजह से उसमें तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। वो एटम्स एक दूसरे से दूर भागे, वो एटम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हों, या फिर वो एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लें। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वहां पर बोहर मॉडल फेल हो जाता है उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन करने में। इज दैट क्लियर? चलिए, आई थिंक आपका बेस क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में हम एनर्जी बैंड पढ़ क्यों रहे हैं। बोहर मॉडल था, वहां पर भी तो एनर्जी लेवल बताए जा रहे थे, तो उससे हमारा काम क्यों नहीं चला। इज दैट क्लियर? अब अगर हम रिकॉल करें और थोड़ी सी चीजें, तो बोहर मॉडल में जो ये KLMN सेल्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपको यहां से पता चलता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू n की पावर 2। मतलब जौन से नंबर का सेल है वहां पर आप n की वैल्यू पुट कीजिए और देन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। जैसे पहला सेल है K, अब इस K सेल में n की वैल्यू हो गई है 1। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 की पावर 2, देन यू गेट द 2। अब जैसे ही आप सेकंड सेल L पर पहुंचेंगे तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2, और जैसे ही आपकी n की वैल्यू 2 हुई तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2, दैट्स द 4 टू द 8। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 हैं। अब जैसे ही हम m पर पहुंचे यहां पर n की वैल्यू हो जाती है बच्चा 3, तो दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 टू द 16। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं m सेल में 16। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं बोहर मॉडल के सेल में, जो कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो करता है। जैसे आप यहां पर सिलिकॉन देख रहे हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 14 के डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हम यहां पर करें तो ये हो जाएगा 2 8, तो 10 हो गए हैं, बच्चे कितने हमारे पास 4। तो आउटर मोस्ट सेल में आपको 4 मिलेंगे, उससे निचले वाले सेल में आपको 8 मिलेंगे और यहां पर 2 मिलेंगे। तो दैट मीन्स कहने का हुआ ये कि ये जो सिलिकॉन है इसका अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे पहले आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 और 2 पहले सेल में, फिर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आउटर मोस्ट सेल में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसकी हेल्प से ये हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। तो आई थिंक आपको बोहर मॉडल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने यहां पर बोहर मॉडल के बारे में बताया, क्यों वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्रिस्टल के एनर्जी लेवल्स को। तो प्रॉक्सिमिटी इंट्रोड्यूस्ड 3 कंपेटिंग एटॉमिक इंटरेक्शंस, यानी कि आपका जो एटॉमिक
अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, मतलब 1000 से भी ऊपर। आपको अगर मैं बताऊं तो एक अगर हम क्रिस्टल का पार्टिकल लेते हैं तो उसमें लगभग 10⁻23 के आसपास आपके इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ एटम्स हो गए बहुत ज्यादा छोटे से पार्ट में, तो वहां पर उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भागेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। एंड थर्ड सिचुएशन हो सकती है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपके पास ये मॉडल है, आपके पास ये मॉडल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को तीनों जो इंटरेक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दीज इंटरेक्शंस फोर्स द बेसलाइन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल टू अडेप्ट, मतलब जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, अब ये इंटरेक्शन जो हो रहा है, ये तीन सिचुएशंस जो आपको देखने को मिली, इस सिचुएशन में एनर्जी लेवल फिक्स मेंटेन नहीं हो पाता है, यानी कि वहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देखने को नहीं मिलेगा। परेशान ना हो, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। अब इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझें, आपको सारी चीजें नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी जब हमने एग्जाम्पल लिखा था पीछे, तो मैंने पहला जो के सेल था उसके लिए मैंने माना था कि आपका एनर्जी जो है वो -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, और यहां पर मैंने माना -7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर मैंने यहां पर माना -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एट द एंड अगर मैं देखूं तो यहां पर सपोज -0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये अजम्पशन हमने यहां पर किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अब इस लेवल पर एनर्जी जो है -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिक्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रेंज यहां से यहां तक बढ़ गई है, मतलब ये आपका घट भी सकता है, ये वैल्यू आपकी बढ़ भी सकती है। सेम एज इट इज -7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट्स नॉट इन डिस्क्रीट फॉर्म, ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, ये वैल्यू कम भी हो सकती है। सेम एज इट इज यहां पर आप देख रहे होंगे, ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, ये वैल्यू कम भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने तीनों सिचुएशंस बताई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करने की वजह से उनका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोलिजन से एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाए, दूसरे का घट जाए, या दोनों का ही घट जाए, या दोनों का 0 हो जाए, तो मतलब वहां पर वेरिएबल फॉर्म में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करता है तो वहां पर भी आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है सपोज इस तरीके से, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, तो इस सिचुएशन में भी आपके एनर्जी में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स इन तीनों सिचुएशंस की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स का डिस्क्रीट फॉर्म नहीं बन पाता है। इज दैट क्लियर? अब आप ध्यान से देख रहे होंगे यहां पर, अगर इस डायग्राम को हम देखें तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो डिस्क्रीट लेवल्स हैं, आगे जाकर ही तो ये जो है कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स आपको देखने को मिले हैं। तो अगर हम देखें यहां पर तो ये होता है 1/r, ठीक है, और r है डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अब अगर आप यहां पर देखें, ये है आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। जब आप r की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये सिचुएशन है 0, है ना। अब 0 दैट मीन्स 1/0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो दो एटम्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया बच्चा, तो मतलब एक एटम आपका यहां है और एक एटम आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी इनफाइनाइट इन दोनों एटम्स के बीच में, मतलब बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो बहुत दूर दूर हो गए मतलब उनके अंदर, उन दोनों एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो वो आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को, ना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना शेयरिंग करेंगे। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई, ये एज ए सिंगल जो एटम होता है उसके हिसाब से अब यहां पर बिहेव करेगा, यानी कि आइसोलेटेड एटम हम इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपके एटम्स रखे हुए हैं, इनको आप आइसोलेटेड एटम की तरह ट्रीट करेंगे, और उस वजह से यहां पर आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं यहां पर
एनर्जी लेवल की जो डिस्क्रीटनेस थी, मतलब फिक्स वैल्यू थी, वो क्या हो जाएगी, एक बैंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एनर्जी बैंड गैप है, या सॉरी जो एनर्जी बैंड होता है वो किस तरीके से आपका बनता है, और क्रिस्टल के एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन करने में बोहर मॉडल क्यों फेल हो जाता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से बैंड्स बनते हैं, उनको क्या नाम देते हैं हम। तो सबसे पहले आपका बैंड बनता है बैलेंस बैंड। क्यों? क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे बच्चा इस सिचुएशन पर, जो आउटर मोस्ट सेल है इसी पर हमें काम करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब इस आउटर मोस्ट सेल में जो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं n इज इक्वल्स टू 4, ये आपका सबसे आउटर मोस्ट है और ये एम्प्टी है, तो इसी पर हमें काम करना है। जब आप आगे पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो उसका जो आपका आउटर मोस्ट सेल होता है उसी पर हमें काम करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इसकी कंडक्टिविटी हाई रहेगी या लो रहेगी। तो यहां पर आपके दो बैंड रहते हैं, एक बैंड नीचे होता है और एक बैंड आपका ऊपर होता है। ऊपर जो बैंड है उसको आप कंडक्शन बैंड बोल देते हैं और जो नीचे बैंड है उसको आप बैलेंस बैंड बोल देते हैं। इसको आगे अभी हमें डिटेल में जैसे कि यहां पर बताने वाला, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में एक और एनर्जी गैप है जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि ईजी से डिनोट करते हैं। अब अगर आपको, क्योंकि बैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको बैलेंस बैंड में देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं से कहीं तक भी आपके मेटल को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं जब तक इनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। और इनकी एनर्जी इंक्रीज होने पर जब ये इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तभी आपका जो मटेरियल है, तभी आपका जो मेटल है वो कंडक्शन फॉर्म में आता है, उसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप आपको दिख रहा है जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम दे देते हैं। तो अगर आपको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो आपको EC माइनस EB इतनी डिजायर्ड एनर्जी तो अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड पर प्रोवाइड करानी होगी ताकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड एनर्जी बैंड ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप तीन बैंड्स यहां पर देख रहे हैं, एक बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है और एक फॉरबिडन एनर्जी गैप है जिसको आप बैंड गैप नाम भी दे देते हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं बच्चों, बैंड गैप। अभी इसकी थ्योरी भी हम आगे पढ़ेंगे, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड या बैंड गैप क्या होता है, उससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो किस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कंपैरिजन की बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो कंटेन द रेंज ऑफ एनर्जीज फिल्ड विद द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। अभी आपने देखा यहां पर, देखिए बैलेंस बैंड में आप क्या देख रहे हैं, ये फिल है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कंडक्शन बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें बैलेंस बैंड की तो ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, जबकि कंडक्शन बैंड क्या है, बैंड पोजीशन डायरेक्टली अबव द बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के ऊपर ही हमेशा आपको कंडक्शन बैंड देखने को मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बैलेंस बैंड के कंपैरिजन में कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है। और एट द एंड अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन कंडक्शन। जैसे कि मैंने बताया बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं से कहीं तक भी कंडक्टिविटी करने के लिए नहीं होते हैं, उनको आप बाहर से एनर्जी देंगे देन उनमें एनर्जी आएगी तो वो फिर कंडक्शन होगा, और वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये कंपैरिजन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्लियर हो गया होगा। अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसका जो साइज होता है दोनों बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये बैंड गैप होता है, यही आपके मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को या उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड बाय द साइज ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसकी मतलब उसके द्वारा ही आप किसी मटेरियल की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। वो कैसे, वो अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए सिलिकॉन के लिए ये जो आपका बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें जर्मेनियम की तो यही
बैंड गैप जो होता है वो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप इस सिलिकॉन मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो कंडक्शन के लिए आपको मिनिमम इतना एनर्जी देना ही होगा, ताकि यहां पर बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर सके। वैसे ही जर्मेनियम का अगर आप मटेरियल यूज कर रही हैं तो उसको मात्र और मात्र 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपका बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। इज दैट क्लियर? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन डिक्टेट्स द सेमीकंडक्टर्स बिहेवियर। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वही आपके सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को बताता है कि वो सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है या अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और इसी से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे बिहेवियर्स सेमीकंडक्टर्स के पता चलते हैं। वो जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो एनर्जी बैंड्स हैं। अगर उसको डायरेक्टली वो 2 नंबर में आपसे पूछ ले तो क्या होता है एनर्जी बैंड्स की। अगर हम बात करें तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एन एनर्जी बैंड रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेवल। अब समझ में आया? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेवल, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपका डिस्क्रीट लेवल होता है, और अगर यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है सिचुएशन जहां पर एनर्जी लेवल फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, घट बढ़ रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका एनर्जी बैंड कहलाता है। ठीक है, द एनर्जी बैंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताने में, एक्सप्लेन करने में किसी भी मटेरियल की। जैसा कि अभी मैंने स्लाइड में पीछे बताया आपको कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आपका मटेरियल कंडक्शन मोड में जा रहा है, तो वही एक्सप्लेन करता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द एनर्जी बैंड। फर्स्ट वन इज द वैलेंस बैंड। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे? वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल एटम्स। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे यहां पर वोहर मॉडल आपने देखा था बच्चों, तो वोहर मॉडल में जो सबसे पास वाला सेल है वो ज्यादा क्लोजली बॉन्ड रहता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। वैसे ही अगर हम वैलेंस बैंड में बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोस्टली ज्यादा बॉन्डेड है किसके साथ? एटम के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड आर बाउंडेड टू एटम्स एंड आर नॉट फ्री टू मूव इजिली थ्रू द मटेरियल। और इजिली ये मूव नहीं करते हैं फ्रीली। ठीक है, जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अचीव करके, तो ये फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आगे है आपका कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन बैंड इज एन एनर्जी बैंड लोकेटेड एट द हायर एनर्जी लेवल देन द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड से हायर एनर्जी लेवल पर आपको कंडक्शन बैंड देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव हायर एनर्जी एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल। और क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पर हैं तो ये फ्री हैं मूव करने के लिए मटेरियल के अंदर। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल टिपिकली हैव पार्शली फिल्ड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड। मतलब जो आपका कंडक्शन बैंड है वो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बैलेंस बैंड को कितना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराया गया है। और अगर हम दोनों बैंड्स के बीच की एनर्जी को बोलें तो वो आपका फॉरबिडन एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप हम बोल देते हैं। तो द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज द बैंड गैप। और इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। अभी हमने एग्जांपल देखा था, 2 सेमीकंडक्टर लिए थे, एक था सिलिकॉन और एक था जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए ये जो बैंड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए यही जो गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। तो दैट मीन्स ये जो बैंड गैप है ये टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल आप यूज कर रही हैं या किस टाइप के मटेरियल में आप बैंड गैप को देख रही हैं। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। बैलेंस बैंड के कुछ पॉइंट्स, कंडक्शन बैंड के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि यही आप लोगों के और हमारे बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम है
कमेंट्स। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी से हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या कहीं पर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, आप अच्छा लेक्चर लगा है वो कमेंट एक बार को ना करें, लेकिन अगर कुछ कमी आपको लगती है तो कोशिश करें उसको आप मेंशन करने की। हम उस पर काम करेंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो सभी बच्चों तक पहुँच सके और सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके और शुरुआत से ही अपनी तैयारी को एक पुख्ता डायरेक्शन दें। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।